गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्यंजन के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने व्यंजन के बारे में पढ़ा था कि व्यंजन है क्या। मैंने आपको बताया था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में अवरोध या बाधा उत्पन्न होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये स्वर के सहयोग से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में या तो अ छिपा रहता है या स्वर की कोई न कोई मात्रा लगी रहती है। इनका अपना कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। मैंने आपको ये भी बताया था कि व्यंजन जो है मूल रूप से 33 होते हैं जो 3 भागों में बटे हैं। पहला स्पर्श है, दूसरा अंतस्थ है और तीसरा ऊष्म या संघर्षी है। आज हम आपको व्यंजन के वर्गीकरण का अध्ययन कराएंगे। व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर होता है। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान से हमारा तात्पर्य क्या है, हम ये जानने का पहले प्रयास करते हैं। जब भी किसी भी व्यंजन वर्ण को हम उच्चारण करते हैं, उच्चरित करते हैं, तो वो ध्वनि मुख के किन किन हिस्सों के सहयोग से और किस किस जगह से निकलती है, यही उच्चारण स्थान है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि व्यंजन वर्ण जो जब हम बोलते हैं, जैसे क बोल रहे हैं, तो वो मुख के किस हिस्से से उत्पन्न हो रही है, इसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो जब हम उच्चारण स्थान की चर्चा करेंगे तो ये सारे के सारे व्यंजन 8 भाग मुख्य 8 हिस्सों के सहयोग से उच्चरित होते हैं, जिनमें पहला है कंठ, गला, यहां से, तो इसमें क ख ग घ अंग आ जाएगा। दूसरा है तालव्य। जब हम च छ ज झ ञ का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जिह्वा जो है वो तालु को जाकर के स्पर्श कर ले रही है। च छ ज झ ञ। हम इन ध्वनियों को बोल करके देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जिह्वा पूरी की पूरी तालु को जाकर के स्पर्श कर ले रही है। इसमें 2 और ध्वनियां हैं, य और श। तालव्य श और य भी तालु के सहयोग से ही बोले जाते हैं, इसलिए य और श का उच्चारण स्थान भी तालु ही होगा। यहां से एक प्रश्न बनता है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है कि स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कौन सी हैं। स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कौन सी हैं। कई बार स्टूडेंट बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि संघर्षी तो पढ़ा था, स्पर्श पढ़ा था, स्पर्श संघर्षी क्या है। तो स्पर्श संघर्षी ध्वनियां इन 4 को कहते हैं, च छ ज झ। इन 4 ध्वनियों को हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी कहने के पीछे कारण क्या है, क्यों इन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, यह समझने की जरूरत है। शब्द क्या है, स्पर्श, तो सीधी सी बात है कि तालव्य ध्वनि है, च छ ज झ, स्पर्श कर रही है तालु को, तब इसे स्पर्श कहा जाएगा। संघर्षी क्यों कहा जा रहा है, कंफ्यूजन यहां पे होता है। और कई बार बच्चों से जब पूछा जाता है तो वो जो ऊष्म व्यंजन है जिन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, कंफ्यूज होकर के ऊष्म व्यंजन को सही करके चले आते हैं और बाद में पता चलता है कि वो ऑप्शन हमने गलत टिक कर दिया। तो जब भी हम च छ ज झ का उच्चारण करेंगे, हम बोल करके देखें च छ ज झ, अन्य व्यंजनों के सापेक्ष जितने भी दूसरे व्यंजन हैं उनके सापेक्ष जब हम च छ ज झ का उच्चारण करेंगे, जितने भी स्पर्श व्यंजन दिए हुए हैं, 25 जो स्पर्श व्यंजन है उसमें से 21 को छोड़कर इन 4 में, च छ ज झ के उच्चारण में हमारी जिह्वा जब इनका उच्चारण करती है तो अपेक्षाकृत अधिक घर्षण करना पड़ता है। अपेक्षाकृत जिह्वा को तालु के साथ अधिक संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें।
कि च छ ज झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसलिए कहा जाता है, इनके उच्चारण के दौरान जिह्वा को अपेक्षाकृत तालु से अपेक्षाकृत अधिक संघर्ष या घर्षण करना पड़ता है, इसलिए च छ ज झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद आता है मूर्धन्य उच्चारण स्थान। मूर्धन्य स्वर पढ़ाते समय मैंने ये बताया था कि मूर्धा कहते किसे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि मूर्धा वो जगह कौन सी है, मुख के भीतर वो कौन सी जगह को मूर्धा कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सा इसका जवाब है कि ट ठ ड ढ ड़ के उच्चारण के दौरान जिह्वा जिस जगह को बार बार स्पर्श करे उसे हम मूर्धा कहते हैं। ट ठ ड ढ ड़ के उच्चारण के दौरान जिह्वा जिस जगह को बार बार स्पर्श करे उसे हम मूर्धा कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे उच्चारण स्थान में ट ठ ड ढ ड़, ये तो मूर्धा से उच्चारण होते ही है। ड़ ढ़ और मूर्धन्य श, इनका भी उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा ही है। अगला है दंत त थ द ध न। जब त थ द ध न का उच्चारण हम कर रहे होते हैं तो जिह्वा दांतों के पिछले हिस्से को स्वतः ही जाकर के बार बार स्पर्श कर रही होती है। अगला है वर्ष। वर्ष का शाब्दिक अर्थ होता है दंत मूल। वर्ष का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दंत मूल। दांतों का जो स्रोत है, जहां से दांत निकलते हैं, जो मूल का हिस्सा है, जो जड़ का हिस्सा है, उस जगह से ये इनका उच्चारण होता है। अगर मान लीजिए परीक्षा में यदा कदा आपसे पूछ देता है कि न जो है वो दंत है या वर्ष, अगर विकल्प में वर्ष दिया है तो आप न को वर्ष में टिक कीजिएगा, अगर वर्ष नहीं दिया है तो आप न पर टिक करेंगे। तो न, र और ल, इनका उच्चारण स्थान वर्ष है। अगला है ओष्ठ। प फ ब भ म, इनके उच्चारण में हम ये देख रहे हैं कि दोनों होठ स्वतः ही आपस में स्पर्श कर जा रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ। दांतों और ओष्ठ के सहयोग से बोले जाने वाला वर्ण है व, तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है। स्वर यंत्रीय कंठ से बोले जाने वाला, कंठ के पास से ही बोले जाने वाला वर्ण है ह। तो हमने ये देखा कि यहां पर व्यंजनों को हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो दो तरह से इनका वर्गीकरण होता है। पहला, श्वास में कंपन के आधार पर वर्गीकरण होता है और दूसरा वर्गीकरण होता है श्वास की मात्रा के आधार पर। जब वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास या स्वरतंत्री में कंपन होता है तो उस आधार पे जो हम व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करते हैं उसे हम घोष कहते हैं और अघोष कहते हैं। श्वास या स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण होगा उसे हम घोष या सघोष कहेंगे और दूसरे को अघोष कहेंगे। जहां पर कंपन होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होगा उसे हम घोष या सघोष कहेंगे और जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होगा उन्हें हम अघोष कहेंगे। और जो दूसरा प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण होता है वो श्वास की मात्रा के आधार पर होता है।
श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो है पहला अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। पहले में मैंने बताया था कि स्वर तंत्री में श्वास का कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण होगा उसमें घोष और अघोष दो वर्गीकरण होंगे। घोष या सघोष उन्हें कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में श्वास का कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के दौरान स्वर तंत्री में श्वास का कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष कहते हैं। इनमें सभी वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, जैसे क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये आपके 5 वर्ग हो गए। और तीनों श, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, ये तीनों श, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे मैंने बताया कि पहला और दूसरा, तो क वर्ग में क ख हो जाएगा, च वर्ग में च छ हो जाएगा, ट वर्ग में ट ठ हो जाएगा, त वर्ग में त थ हो जाएगा, प वर्ग में प फ हो जाएगा। तो पहला और दूसरा क ख च छ ट ठ त थ प फ, और तीनों स, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। अब बारी आती है घोष की। तो शेष जो कुछ भी बच गया हो, शेष जो कुछ भी बच गया हो, सारा का सारा क्या है? सघोष है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, अर्थात ग घ अंग, च छ के बाद ज झ इय, ट ठ के बाद ड ढ ड़, त थ के बाद द ध न, प फ के बाद ब भ म। पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी अरे गड़बड़ हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, सॉरी मिस्टेक हो गई, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। पहला दूसरा तो अघोष में आ जाएगा, सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अर्थात ग घ अंग, च छ के बाद ज झ इय, ट ठ के बाद ड ढ ण, त थ के बाद द ध न, प फ के बाद ब भ म। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। साथ में ह, साथ में उत्क्षिप्त व्यंजन, अर्थात ड़ और ढ़, और कौन? उसके बाद सारे स्वर वर्ण भी, सारे स्वर वर्ण भी इसके अंतर्गत आएंगे।
ये हो गया आपका सघोष और अघोष। इसके बाद हम चर्चा करते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है। तो श्वास की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है उसे मैंने बताया कि पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं कि श्वास की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण है श्वास की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण है ये वास्तव में है क्या। तो जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं, तो मुख से ध्वनि के साथ साथ वायु भी बाहर निकलती है। तो किस वर्ण के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकल रही है और किस वर्ण के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकल रही है, यही श्वास की मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण है, इसी बात को हमें ध्यान देना है कि किस वर्ण के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकल रही है। जिस वर्ण के उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलेगी उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। जिस वर्ण के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकलेगी उसे हम महाप्राण कहेंगे। तो अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, जिसमें वायु कम मात्रा में बाहर निकली वो अल्प प्राण, जिसमें अधिक मात्रा में बाहर निकली वो महाप्राण। तो एक हम चार्ट बनाते हैं और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। 1 2 3 4 5 5 वर्ण है। तो अल्प प्राण की विशेषता क्या है ये हम समझ लें पहले। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। साथ में कौन कौन? साथ में है अंतस्थ, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस अण। कौन कौन? अल्प प्राण में किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन? य, र,
ल और व प्लस ड़। उसके बाद महाप्राण व्यंजन। तो जो बच गए थे किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, साथ में क्या क्या, महाप्राण, वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, वर्गों का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। साथ में कौन कौन, ऊष्म व्यंजन, इसमें कौन कौन आ जाएगा, तीनों श और ह। और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा उच्छिप्त व्यंजन का ढ़। एक और विशेषता होती है महाप्राण की, इसमें हकार जैसी ध्वनि होती है। अब यह हकार जैसी ध्वनि क्या है कि जब भी हम महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो उसमें ह जैसी ध्वनि अंत में प्रतीत होती सी हमें लगेगी। जैसे ख, घ, छ, झ, ऐसा लगेगा कि अंत में ह जैसी ध्वनि भी आ रही है। ये इसकी अपनी निजी विशेषता है। इस तरह से हमने देखा कि ये जो है पूरा का पूरा व्यंजन का वर्गीकरण था। सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इसके साथ ही व्यंजन समाप्त हुआ। अब हम कल से एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम कुछ और आपके लिए बेहतर वीडियो बना पाएँ, अध्ययन के लिए और बेहतर सामग्री प्रस्तुत कर पाएँ। धन्यवाद।